गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्रतीक ट्यूटोरियल्स मैथ्स एंड साइंस। आज हमारी टॉपिक क्लास 10th की रियल नंबर से रिलेटेड बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इरेशनलिटी ऑफ ए रियल नंबर। आज हम रियल नंबर की इरेशनलिटी पर बात करेंगे और रियल नंबर की इरेशनलिटी को प्रूफ करेंगे, जैसे कि √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ऐसे टॉपिक पर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, लेकिन इन टॉपिक पर डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट बातों को जानते हैं। आइए। स्टूडेंट्स, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना, और ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास 10th में ऐसे क्वेश्चंस बहुत ही आते हैं एग्जामिनेशन में, तो इसी बेसिस पर और भी बहुत प्रकार की इरेशनलिटी जो है वो प्रूफ की जाती है। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहना। यहाँ हमारे सामने क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। √2 को इरेशनल नंबर मुझे प्रूफ करना है, और ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो कॉन्ट्राडिक्शन बेसिस पर पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम ये जानें कि ये कॉन्ट्राडिक्शन बेसिस क्या होता है। कॉन्ट्राडिक्शन बेसिस का मतलब होता है किसी सही चीज़ को गलत मान लेना, फिर बाद में उसे ही गलत प्रूफ कर देना, जिससे क्या होता है कि वो सही चीज़ ऑटोमेटिक सही हो जाती है, वो करेक्ट प्रूफ हो जाती है। अगर एग्जांपल के तौर पर कहें कि सपोज दैट कोई एक फील्ड है और फील्ड में गधे और घोड़े दोनों चल रहे हैं, वहाँ केवल गधे हैं और घोड़े हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, और उसमें से एक घोड़ा है जिसको सब लोग घोड़ा कह रहा है, ठीक है, और मुझे प्रूफ करना है कि वो घोड़ा है। मैं भी जान रहा हूँ कि वो घोड़ा ही है, लेकिन उसे घोड़ा प्रूफ करना है, तो उसे हम मान के चलेंगे ये गधा है, ठीक है। और फिर उस पर अपनी मैथमेटिक्स सेट करेंगे हम, और जब आगे बढ़ेंगे तो यह सामने में आएगा कि नहीं भाई, इसमें तो गधे की प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो ऑटोमेटिक क्या होगी कि मेरी बात खुद ब खुद रॉन्ग हो जाएगी। और वह अगर गधा नहीं है तो क्या है, तो ऑप्शन तो तीसरा है ही नहीं, वहाँ केवल घोड़े और गधे हैं, तो ऑटोमेटिक अगर वो गधा नहीं है तो क्या होगा, वह ऑटोमेटिक घोड़ा प्रूफ हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चंस, ऐसे ही प्रोसेस का मैथमेटिक्स में यूज होता है, जहाँ की रियल नंबर दो किस्म के होते हैं भाई। एक होता है हमारा एक होता है रेशनल और एक होता है इरेशनल। तो हमारे सामने दो ही ऑप्शन है, अगर वह रियल नंबर है तो या तो वह रेशनल नंबर होगा या तो वह इरेशनल होगा। अगर कोई इरेशनल नंबर है और उसे मुझे इरेशनल प्रूव करना है, तो मान के चलेंगे कि वह इरेशनल ना एक रेशनल है वह, और धीरे धीरे आगे बढ़कर अपनी बात को हम गलत प्रूफ कर देंगे। तो अगर वह रेशनल नहीं हुआ तो होगा क्या, तो वह ऑटोमेटिक है, जो सही बात है वह ऑटोमेटिक प्रूफ हो जाएगी और वह इरेशनल प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो अगर वह नंबर इरेशनल है और हम उसे रेशनल लेकर जा रहे हैं और हमारी बात अगर गलत हो जाएगी वहाँ पर प्रूफ, तो ऑप्शन तो तीसरा नहीं है, इसलिए कर वह नंबर जो होगा वह रेशनल की जगह खुद ब खुद इरेशनल प्रूफ हो जाएगा। तो आइए इसी बेसिस पर इस सवालों को हम सॉल्व करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात जो इसके लिए बहुत ही यूजफुल है इस क्वेश्चन को प्रूफ करने में, इन बातों को हम एट फर्स्ट जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या ऐसी बातें हैं। तो यहाँ पर एक दो बातें हैं जिस पर हम डिस्कस कर लें। चूँकि रियल नंबर से रिलेटेड बहुत सी बातों को हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने डाला है, और जहाँ पर कि रेशनल नंबर से रिलेटेड बातों को भी मैंने रखा है। अगर अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो एक बार अवश्य देख लो। और रियल नंबर से जो रिलेटेड बातें हैं जो हमारी रेशनल नंबर में आती है वो क्या है, जो कोई भी जो रेशनल नंबर होता है ना वो P/Q के फॉर्म में होता है। कोई भी रेशनल नंबर होता है ना, वो रेशनल नंबर क्या होता है, वो P/Q के फॉर्म में होता है, ओके। और ये P और Q क्या है, ये P जो है और ये Q जो है, ये दोनों ही इंटीजर होते हैं। क्या होते हैं, इंटीजर होते हैं। ये मैंने पहले भी डिस्कस किया है। और एक बात और मैंने डिस्कस किया है, ये जो मेरा डिनोमिनेटर Q है, इसकी वैल्यू कभी भी 0 के इक्वल नहीं होती, ठीक है। और एक बात और मैं बता दूं, ये जो रेशनल नंबर होता है वो दो तरह के होते हैं। एज ए फ्रैक्शन के फॉर्म में रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है, वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है। कौन सा फॉर्म होता है, वो फ्रैक्शन का फॉर्म होता है। तो जो फ्रैक्शन का फॉर्म होता है वहाँ जो मेरी P और Q है ना, वो या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगी या तो सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगी। इसका मतलब यहाँ जो रेशनल नंबर जो कि हमारा नन इंटीजर होगा, जो कि फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा, वहाँ दो कंडीशन आएंगे, या तो वह सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा या तो वह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होगा। अगर वह सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसका मतलब क्या है कि P और Q का जो HCF होगा वह 1 होगा। दैट मीन्स ये दोनों को प्राइम्स होंगे।
और अगर वह सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसका मतलब उसका जो HCF होगा वो 1 के अलावा कोई और नंबर होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम उसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएंगे, फिर उसके बाद ही किसी प्रकार की डिस्कस करते हैं। तो ये तो हो गई रियल नंबर से रिलेटेड कुछ बातें। अब मैं अपनी दूसरी टॉपिक को बात करूं अगर, तो जो मैंने कि अपने कंपोजिट नंबर में पहले भी समझा चुका हूं कि जितने भी कंपोजिट नंबर होते हैं वे प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं। सपोज कोई भी नंबर की मैं बात करूं, अगर यहाँ पर मैं बात कर रहा हूं अपने कंपोजिट नंबर की, कंपोजिट नंबर की मैं अगर बात करूं तो जो भी कंपोजिट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं। क्या होते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स होते हैं। इस पर मैंने पहले भी डिस्कस किया है। और एक बात और, जरूरी नहीं कि वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हो, वो प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर। सपोज दैट अगर मैं बात करूं 12 की, तो 12 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं तो क्या होगा, ये होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3। ओके, तो ये दोनों क्या है, ये प्राइम नंबर है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। और अगर मैं इसी को लिख सकता हूं 12 को 4 इंटू 3, ये क्या है, ये है प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर। दैट मीन्स अगर मैं इंटीजर की जगह अगर फैक्टर लिख दूं तो भी कोई बात नहीं, प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स ओनली। ये केवल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स, 4 भी एक फैक्टर है और 3 भी एक फैक्टर है, तो प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर हो गया ये। अगर मैं बात करूं यहां पर सपोज दैट 36 की बात करूं अगर, तो क्या इसका आएगा प्राइम फैक्टर भाई, तो ये आएगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। देख लो, ये हो गया हमारा प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के फॉर्म में। अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में लिखूं तो क्या लिख सकता हूं, उसको मैं 4 इंटू 9 लिख सकता हूं। बताओ हो सकता है कि नहीं। इसको 2 इंटू 18 भी लिख सकता हूं। ये सब कहलाएगा प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर, ये कहलाएगा प्राइम फैक्टर। ये दोनों डिफरेंस है यहाँ पर। तो कोई भी जो नंबर होता है वो अपने प्राइम फैक्टराइजेशन में भी आ सकता है अगर वो कंपोजिट है, और वह प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक बात है जो क्लियर है कि सपोज दैट मैं 36 की बात करूँ, ये 2 क्या है, इसका एक फैक्टर है, और ये अगर फैक्टर है 36 का, दैट मीन्स यह किसी न किसी टाइम्स में जाकर उसको डिवाइड करता होगा। 36 को जितने टाइम्स में डिवाइड करता होगा वो यहाँ लिखा जाता है। अगर 2 से 36 18 टाइम्स में डिविजिबल है तो 36 को 2 इंटू 18 लिखा जाता है। अगर मुझे ये नहीं मालूम है कितने टाइम्स में डिविजिबल है तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू के, 2k भी लिख सकते हैं इसे हम। दैट मीन्स 2 इसका एक फैक्टर है। दैट मीन्स अगर ये 2 इसका एक फैक्टर है तो 2 उसको कुछ ना कुछ टाइम्स में जाकर डिवाइड करता होगा, वो नंबर यहाँ पर के लिया जा सकता है। सपोज दैट अगर मैं कहूँ कि 36 का एक फैक्टर 3 है, 3 है फैक्टर, तो दैट मीन्स हम 36 को 3 इंटू के लिख सकते हैं। दैट मीन्स 3 इसका फैक्टर है और k टाइम्स में 3 जो है 36 को डिवाइड करता है। तो इस प्रकार से किसी भी नंबर को लिखा जा सकता है। अगर उसका एक फैक्टर मुझे मालूम है तो वह फैक्टर इंटू समथिंग लिखकर हम उसको एज ए फैक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, तो ये फैक्टर फॉर्म हुआ, ये हुआ प्राइम फैक्टर फॉर्म। तो यहाँ पर एक बातें क्लियर हो गई, कंपोजिट नंबर्स जो होते हुए अपने फैक्टर फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। अब तीसरी एक इंपॉर्टेंट बात है मैं और डिस्कस करने जा रहा हूं कि सपोज दैट कोई नंबर है, कोई प्राइम नंबर है जो कि ए स्क्वायर को, ए एक कंपोजिट नंबर है मेरे सामने यहाँ पर, और एक हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव इंटीजर है। और अगर p कोई प्राइम नंबर, सपोज दैट मैं अगर बात करूं कि इफ p इज प्राइम, p इज प्राइम नंबर, ओके, एंड a is a पॉजिटिव इंटीजर, a पॉजिटिव इंटीजर। यहां ध्यान देने वाली बात है, एकदम गौर से देखो इसको, आराम से समझ जाओगे। इफ p इज ए प्राइम नंबर एंड a इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। अगर हमारे सामने कोई एक प्राइम नंबर है p और a मेरा कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है। अब मैं यहां रूल की बात करूं कि इफ p डिवाइड्स a स्क्वायर, देन अगर p जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर देता है कंप्लीटली, दैट मीन्स p उसका एक प्राइम फैक्टर है, देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। यहां ये बात समझने की जरूरत है, अगर p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। p अगर a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा, और जस्ट अपोजिट अगर p a को डिवाइड करता है तो वह a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। दैट मीन्स
कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि हर एक कंपोजिट नंबर का जो प्राइम फैक्टर्स होता है वो क्या होता है, यूनिक होता है, वो चेंजेबल नहीं होता। फॉर एग्जांपल की अगर मैं बात करूं, सपोज दैट मैं बात करूं 100 की, 100 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 100 का प्राइम फैक्टर अगर मैं करूं तो 100 का क्या होगा प्राइम फैक्टर, देख लो पहले भी कर चुका हूं। तो 100 का प्राइम फैक्टर क्या हो रहा है, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। ओके, ये 100 का प्राइम फैक्टर है। दैट मीन्स यह 100 जो है वो 2 से डिविजिबल है, 2 इंटू 50। इसी 50 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू के, जहाँ के की वैल्यू 50 है। तो इसका मतलब है कि 100 का एक फैक्टर 2 है, ठीक है। तो 100 का अगर एक फैक्टर 2 है तो यह 2 इसका स्क्वायर रूट दैट मीन्स 10 का भी फैक्टर होगा। गौर से देखो, 2 से 5 टाइम दैट मीन्स 2 इंटू 5 होगा। तो अगर 2 100 का एक फैक्टर है तो 2 उसका स्क्वायर रूट यानी 10 का भी एक फैक्टर होगा। यानी 100 मीन्स क्या हो गया, 100 मीन्स 10 का स्क्वायर। तो अगर 2 10 के स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 क्या होगा, 10 का भी फैक्टर होगा। इसका मतलब अगर 5 10 का एक फैक्टर है तो 5 10 के स्क्वायर यानी 100 का भी एक फैक्टर होगा। तुम देख सकते हो। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड है। इन सभी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी मुझे इसको √2 को एक इरेशनल नंबर प्रूफ करने में। इन सब बातों को अगर तुम जान गए हो तो अब हम आते हैं इसको इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, अब हम √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने जा रहे हैं बाय द कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो एट फर्स्ट मुझे क्या करना है, इसे इरेशनल प्रूफ करना है। और कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है, इसका अपोजिट लेकर चलना है और फिर अपने आप को रॉन्ग प्रूफ कर देना है। तो ऑटोमेटिक जो करेक्ट बात है वह खुद ब खुद प्रूफ हो जाएगा। ओके, तो एट फर्स्ट इसकी सॉल्यूशन में आ रहे हैं हम। लेट √2 इज ए रेशनल नंबर, ठीक है। हम इसका अपोजिट, इसको रेशनल नंबर जो है वो लेकर चलते हैं कि लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। अगर हम रेशनल नंबर मान चुके हैं तो क्या होगा, देयरफॉर ये √2 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा p/q के फॉर्म में। क्योंकि कोई भी रेशनल नंबर अगर होता है तो क्या होता है, वो p/q के फॉर्म में हो, चाहे वो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, कुछ भी हो। अगर वह रेशनल है तो उसका फॉर्म क्या होता है, p/q। जहाँ कंडीशन क्या है कि वेयर p and q आर इंटीजर्स। क्या है यहाँ पर, p and q आर इंटीजर्स, q नॉट इक्वल टू 0। एंड एक बात और, p और q जो है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, दैट मीन्स उनका HCF क्या हो, 1 हो। और यहां लिख सकते हैं एंड देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर, नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन p and q अदर देन 1, तो अदर देन 1 दैट मीन्स 1 को छोड़कर और उसका कोई भी प्राइम फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पहले ही हम मानकर चल रहे हैं कि p और q क्या है मेरा, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में है और इनका HCF 1 के अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अब क्या करेंगे हम, यहाँ मैं देख रहा हूँ स्क्वायर रूट है और तुम जानते हो कि स्क्वायर रूट्स केवल स्क्वायर करके ही हटाया जा सकता है। तो एट फर्स्ट मैं दोनों तरफ स्क्वायर करने जा रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड वी गेट, स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ। तो क्या इधर होगा, √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। स्क्वायर करने से इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा और उधर क्या हो जाएगा, p²/q²। ओके, अब यहां हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और 2q² इक्वल टू क्या आएगा, p²। हम क्या लिख सकते हैं कि p² इक्वल टू 2q²। ये मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो अब यहां पर तुम एक बात देखो, जब मैंने तुमको वहां अंडरस्टैंड कराया था कि 2 इंटू समथिंग है, ये 2 इंटू समथिंग है, दैट मीन्स ये 2q² जो है वह 2 से डिविजिबल है। यानी 2 क्या है, 2q² का एक फैक्टर है और p² चूंकि 2q² के इक्वल है। तो अगर ये 2q² का एक फैक्टर है तो इसका मतलब वह p² का भी एक
फैक्टर होगा। ओके, यहां से क्लियर हो रहा है कि पी स्क्वायर है 2 इंटू समथिंग के इक्वल। मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था कि 2 इंटू समथिंग दैट मीन्स 2 इसका एक फैक्टर है। यहां क्लियर हो गया कि हियर 2 इज ए फैक्टर ऑफ पी स्क्वायर। और कुछ देर पहले मैंने बताया था कि अगर 2 पी स्क्वायर का एक फैक्टर है तो यह पी का भी एक फैक्टर होगा, जहां मैंने बताया था। तो देखो इस बार लिखते हैं देयरफॉर 2 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ पी। अगर 2 जो है पी स्क्वायर का फैक्टर है तो 2 पी का भी फैक्टर होगा। तो सीधी सी बात है, अगर 2 पी का एक फैक्टर है तो ये 2 जो है जब इसको मैं डिवाइड करूंगा पी को 2 से तो कुछ ना कुछ टाइम्स में डिवाइड करेगा। मान के चलते हैं कि या कुछ भी मान सकते हैं हम, तो मान लेते हैं इसको k टाइम्स में डिवाइड कर रहा है। तो देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं कि p इज इक्वल टू 2k। अभी कुछ देर पहले बताया था कि अगर 2 फैक्टर है p का, इसका मतलब 2 जो है p को कुछ ना कुछ टाइम्स में डिवाइड करेगा। तो हम मान के चलते हैं वो k टाइम्स में डिवाइड कर रहा है, तो p का क्या हो जाएगा वैल्यू 2 इंटू के। अब ये p की वैल्यू 2 इंटू के हो जाएगी। इसको स्क्वायर कर देते हैं दोनों तरफ ताकि यहाँ मुझे p स्क्वायर आ जाए। दिस इंप्लाइज क्या होगा p स्क्वायर। अगर मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा p स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर 2k का स्क्वायर करूंगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, k का स्क्वायर k स्क्वायर हो जाएगा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्क्वायरिंग बोथ साइड मैंने स्क्वायरिंग किया है, इसका बोथ साइड मैंने स्क्वायरिंग किया है। तो p स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 4k स्क्वायर। ओके, अब ये देखो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। ओके, और यहाँ मैं इसको इक्वेशन 2 ले लेता हूँ। तो फ्रॉम 1 एंड 2 क्या रिजल्ट आता है सामने में कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या रिजल्ट आते हैं सामने में कि भाई पी स्क्वायर जो है वो 2q स्क्वायर के इक्वल भी है और पी स्क्वायर ही 4k स्क्वायर के इक्वल है। दैट मीन्स ये दोनों ही जो है, ये 2q स्क्वायर और 4k स्क्वायर दोनों ही एक ही चीज़ के इक्वल है, सेम चीज़ के इक्वल है। तो यूक्लिड क्या कहता है कि अगर 2 नंबर सेम के इक्वल है तो वे दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। देयरफॉर ये जो मेरा 2q स्क्वायर है, ये 2q स्क्वायर ये इक्वल हो जाएगा 4k स्क्वायर के। ओके, नो एनी प्रॉब्लम। अब यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते अपने स्टेप में। अब देखो यहाँ से ये 2q स्क्वायर जो है वो 4k स्क्वायर के इक्वल हो चुका है। अब इस 2 को हम उधर ट्रांसफर करने जा रहे हैं। दिस इंप्लाइज क्या हो जाता है q स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर बाय 2। 2 से क्या होगा 2 टाइम्स में कैंसिल होगा। दिस इंप्लाइज q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू के स्क्वायर। ओके, दैट मीन्स q स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 2 इंटू समथिंग। 2 इंटू समथिंग मीन्स ये 2 इंटू समथिंग मीन्स समथिंग टाइम्स में q स्क्वायर को ये डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 क्या है q स्क्वायर का एक फैक्टर है। अगर 2 q स्क्वायर का एक फैक्टर है दैट मीन्स 2 क्या होगा q का भी एक फैक्टर अवश्य होगा। यहां लिखेंगे हियर 2 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर। देयरफॉर 2 also a factor of q। अगर 2 जो है q स्क्वायर का एक फैक्टर है तो 2 क्या होगा q का भी एक फैक्टर होगा। तो यहाँ क्लियर बातें आ रही हैं हमारे सामने में कि 2 जो है वो p का भी फैक्टर है और 2 क्या है q का भी फैक्टर है। दैट मीन्स ये 2 जो है ना p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है। जबकि मैं पहले से मान कर चल रहा हूँ कि इसके बीच कोई भी कॉमन फैक्टर 1 को छोड़कर दूसरा नहीं है। देखो यही इसी कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन, या कॉन्ट्राडिक्शन आएगी कि भाई p जो है और q दोनों के एक कॉमन फैक्टर 2 है, जबकि मैं क्या लेकर चल रहा था कि p और q का कॉमन फैक्टर केवल 1 है, 1 के अलावा कोई दूसरा नहीं है। तो अपनी ही बात मुझे यहाँ रॉन्ग होते जा रही है। अब लिखेंगे हियर 2 इज ए कॉमन फैक्टर, 2 इज ए कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q। यहाँ इन दोनों बातों से क्या रिजल्ट आ रहा है सामने में कि 2 क्या है कॉमन फैक्टर है बिटवीन P एंड Q के, which contradict the fact that
contradict the fact that there is no any common factor, no any common factor, no any common factor between, no any common factor between P and Q other than 1, other than 1। ये जो मैंने मान के चला था कि P और Q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है 1 को छोड़कर, इस बात को यह कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। दैट मीन्स इसका यह विरोध में खड़ा है। हम मान के चल रहे हैं कि भाई इनके बीच कॉमन फैक्टर 1 है और ये करा नहीं 1 के अलावा और भी है, तो अपनी ही बात यहाँ मुझे कॉन्ट्राडिक्ट दे रही है, रॉन्ग साबित हो रही है। तो यहाँ पर देयरफॉर आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग। हम लिख सकते हैं कि अपना जो सपोजिशन है, जो मैंने माना था वो हमारा रॉन्ग है। हमारा सपोजिशन क्या था कि √2 एक रैशनल नंबर, ये रॉन्ग हो गया है। तो हम लिख सकते हैं कि हैंस √2 इज एन इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। तो इस प्रकार से हमारी यह बात प्रूफ हो जाती है और इस तरह से हम √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, और इसी बेसिस पर बहुत प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना, √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना, √7 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना। ये सभी क्वेश्चन इसी प्रकार से बनेंगे। सपोज दैट अगर मुझे √3 को इरेशनल नंबर प्रूफ करना है तो बस जहाँ जहाँ √2 है वहाँ मुझे √3 का यूज होगा। यहाँ √3 आ जाएगा, स्क्वायर करेंगे यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 3q² होगा। दैट मीन्स 3 एक फैक्टर ऑफ p² होगा, फिर 3 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ p होगा, फिर उसको हम 3 इंटू समथिंग मानेंगे, फिर उसका स्क्वायर करेंगे और इसी प्रकार से करते जाएंगे और मुझे √3 जो है वह इरेशनल नंबर प्रूफ हो जाएगा। और सिमिलरली हम √5 को प्रूफ कर सकते हैं इसी बेसिस पर, √7 को कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए होंगे उसको इसी बेसिस पर प्रूफ किया जाएगा। अब इसके अलावा भी कुछ और नंबरों को इरेशनलिटी प्रूफ करना पड़ता है मुझे, तो उन क्वेश्चन पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। आइए देखते हैं, तब तक आप लोग इसे नोट कर लें। स्टूडेंट्स, हमारे सामने जो सेकंड क्वेश्चन हमारा है जो इरेशनलिटी के बेसिस पर ही है कि प्रूव दैट 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। इट इज बीइंग गिवन दैट √2 इज इरेशनल नंबर। यहाँ मुझे √2 इरेशनल दिया गया है और मुझे इस बात को प्रूव करना है कि 5 + 3√2 एक इरेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन को भी हम इरेशनलिटी की जो ये क्वेश्चन है इसको भी कॉन्ट्राडिक्शन पर ही हमें प्रूव करते हैं। तो यहाँ स्टार्ट करते हैं इसकी सॉल्यूशन को। लिख लीजिए, ए पॉसिबल, अगर संभव हो या, ठीक है, एक पॉसिबल लेट 5 + 3√2 बी ए रेशनल नंबर। इसको एक रेशनल नंबर मान लेते हैं। चलो, अगर संभव है तो मान लो इसको रेशनल नंबर। तो अगर इसको हम लोग रेशनल ले लिए तो क्या होगा रिजल्ट इससे? देयरफॉर ये जो 5 + 3√2 है ये क्या हो जाएगा? ये p/q के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि जैसे इसे हमने रेशनल नंबर माना है तो रेशनल नंबर मानते ही क्या हो जाएगा, ये p और q के p/q के इक्वल हो जाएगा। वेयर p एंड q आर इंटीजर। क्या होगा यहाँ? p एंड q आर इंटीजर एंड p एंड q आर इंटीजर एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, p इज नॉट इक्वल टू 0। और एक चीज़ और ले लेते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट ले लेते हैं कि HCF जो होगा, जो HCF होगा मुझको P एंड Q का, दैट इज 1। HCF क्या होगा? HCF 1 ले लेते हैं। दैट मीन्स कि देयर इज नो एनी कॉमन फैक्टर बिटवीन P एंड Q। यहाँ इसका मतलब हुआ इसकी HCF को मैंने 1 ले लिया। ओके, अब यहाँ लेते हैं दिस इंप्लाइज। आगे बढ़ते हैं इसमें हम, और इस 5 को मैं उधर ट्रांसफर कर रहा हूँ तो p/q की तरफ ले जा रहा हूँ। तो इधर क्या बच जाएगा मेरे पास? 3 + 2√2। क्या बचेगा मेरे पास? यहाँ बचेगा मुझे 3 + √2 और p/q की तरफ मैं लेके जा रहा हूँ 5 को, तो हो जाएगा -5। दिस इंप्लाइज ये 3√2 है। ओके, अब हम इस 3 को उधर ट्रांसफर कर रहे हैं। ये √2 की वैल्यू क्या निकल के आएगी मुझे? 3 यहाँ पर 1/3 के फॉर्म में आ जाएगा, p/q -5। तो ये जो है वैल्यू मुझे √2 की आई है। तो मैं क्या देख रहा हूँ कि p/q क्या है मेरा? एक रैशनल नंबर है और ये एक रैशनल नंबर है और रैशनल, और ये क्या है?
5 भी एक रेशनल नंबर है। और दो रेशनल नंबर का डिफरेंस क्या होता है? एक रेशनल नंबर होता है। और 1/3 क्या है? यह भी एक रेशनल नंबर है और ये भी एक रेशनल नंबर है और दो रेशनल का प्रोडक्ट भी एक रेशनल होता है। इस बात को हम लिख देते हैं यहाँ पर कि सिंस P एंड Q आर इंटीजर, चूँकि P और Q क्या है मेरा? इंटीजर है, देयरफॉर P/Q - 5 इज ए रेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा? ये रेशनल नंबर होगा। देयरफॉर ये 1/3 इंटू P/Q - 5 जो है यह भी इज ऑल्सो ए रेशनल नंबर, यह भी एक रेशनल नंबर होगा। तो यह एक रेशनल नंबर हो गया। तो इससे रिजल्ट क्या आता है? दिस इंप्लाइज √2 इजकल टू रेशनल नंबर। √2 क्या हो जाता है? एक रेशनल नंबर के इक्वल हो जाता है, रेशनल नंबर हो जाता है, यानी √2 एक रेशनल नंबर हो जाता है। देयरफॉर √2 इज ए रेशनल नंबर। चूंकि √2 क्या है? एक रेशनल नंबर के इक्वल है, इससे यह क्लियर होता है कि √2 एक रेशनल नंबर हो जाता है। जबकि मुझे एक क्वेश्चन में दिया गया है कि √2 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। लिखेंगे दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। हाँ, यहाँ क्या लिख देते हैं हम? दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन। दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। और क्यों हुआ ऐसा कॉन्ट्राडिक्शन? क्योंकि मैंने इसको क्या किया? रेशनल मान कर चला। तो लिख देता हूं मैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन arised by assuming that 5 plus 3√2 is a rational number। ये इसी कारण से यह कॉन्ट्राडिक्शन आया है। ठीक है, √2 इज एन इरेशनल में, ये जो √2 मुझे एक रेशनल आ गया, यह एक कॉन्ट्राडिक्शन है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे कह रहा था कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो यह कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया? यह कॉन्ट्राडिक्शन हमारे सामने जो अराइज हुआ है वो इस चीज़ को मानने के कारण कि 5 + 3√2 एक रेशनल नंबर है। हैंस हम लिख सकते हैं क्लियरली कि हैंस 5 + 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। ये क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, इरेशनल नंबर हो जाएगा। यानी कि 5 + 3√2 जिसको कि हम रेशनल मान के चले थे, वो हमारा जो है वह रॉन्ग हो चुका है, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ आ चुका है और इस कॉन्ट्राडिक्शन का रीज़न है इसको रेशनल मानना। तो इसका मतलब यह रेशनल नहीं है, तो यह क्या है? यह इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट्स, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और इससे रिलेटेड बहुत भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे यहाँ पर अगर 5 + 3√2 है तो यहाँ 5 - 3√2 भी आ सकता है, 5/√2 भी आ सकता है। तो किसी भी कंडीशन में यह क्वेश्चन आ सकता है। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग अच्छी तरह से तैयारी कर लें, यह एग्जामिनेशन पर्पज से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्लास 10th की रियल नंबर की इस चैप्टर में बहुत प्रकार के क्वेश्चंस हैं, जहां इसका भी एक पोजीशन है। अब जो हम अपनी अगली टॉपिक लेकर आएंगे वो होगा मेरा नेक्स्ट चैप्टर, वो होगा मेरा पॉलिनोमियल, जहां हम बताने वाले हैं पॉलिनोमियल से रिलेटेड बहुत तरह की बातों को और कौन कौन से क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां मुझे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव का भी मैंने उस पर वीडियो में बनाने जा रहा हूं। तो आप लोग मेरे अगले वीडियो को भी अवश्य देखें। तो इन क्वेश्चन को समझने के बाद आज का क्लास हम यहीं समाप्त कर रहे हैं। दैट्स ऑल।